हाँ जी, नमस्कार। अपना पहला टेस्ट हुआ था जिसके बारे में मैं अक्सर एक लाइन बोलता हूँ मूल किताबों में से, यानी कि एनसीईआरटी की पुरानी नई किताबें और हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो एकेडमिक बुक्स हैं, जो कि विद्यार्थी के लिए इतनी अकादमिक किताबें पढ़ना पॉसिबल नहीं होता। तो टेस्ट रूप में, व्याख्या रूप में मैं आपको ये तथ्य सारे उपलब्ध करवाऊंगा। आपके पास जो भी मटेरियल है इससे पहले आप वहीं पढ़ते रहे। आपको लगता होगा कि इसमें ये तो बिल्कुल ही काम का नहीं है, यूं ही पढ़ा, वो आप भले ही चेंज कर लें, बाकी आप वहीं पढ़ते रहेंगे। ठीक है, ये टेस्ट हुआ था, यहां व्याख्या मैंने साथ में डाली हुई है, इसीलिए क्योंकि ये मैं आपको बता सकूं कि इस तरह से जो ऑफलाइन बच्चे बैठते हैं, ऑफलाइन अपने रायसे नगर में विजन एकेडमी में ही टेस्ट होता है। यहाँ पर बच्चे बाहर से आके भी रह रहे हैं, जिनको मेरे से वहां भाई लाइव अगर वो है ना ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, क्लासें जब भी मैं फ्री होता हूं लगाता हूं, वो बिल्कुल निःशुल्क रहती है। टेस्ट की व्याख्या मैं खुद वहां उपलब्धि होता हूं और करवाता हूं। ऑनलाइन की बात करें, एसएस एजुकेशन ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, वहां पर पहला टेस्ट बिल्कुल फ्री है सभी के लिए। अपन ने नया काम ये किया है कि टेस्ट की व्याख्या बिल्कुल मूल किताबों से, जितनी भी ये व्याख्या दी हुई है, प्रश्न मूल किताब से बना है, व्याख्या भी। हाँ, इधर मैंने थोड़ा सा गाइडों के आंकड़े ले लिए, बाकी मूल किताब की जो चोटियां है, पहला प्रश्न है, वो सारे इस तरह से डाले हुए हैं। अभी अपने हल करेंगे, आपको पता चल जाएगा उस हिसाब से। तो ये जितने भी बातें इसमें कथन कारण वाले प्रश्न लॉजिक सहित आपको बताऊंगा कि कब वो जो है व्याख्या सही नहीं होती, कारण, कथन और कारण वाले में। तो इस तरह से पूरा पेपर डिजाइन किया गया था। पहला पेपर बिल्कुल सभी के लिए फ्री था, शेड्यूल जारी किया हुआ था, पूरा शेड्यूल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जारी कर दिया गया है। संडे टू संडे यानी कि वीकली अपना ये टेस्ट रहेगा। और इसमें क्या था कि 80 प्रश्न रखे गए थे, बाकी आगे के सभी पेपर में जो है 100 जितने प्रश्न होते हैं उतने प्रश्न रखे जाएंगे। चलिए, जैसे पहला प्रश्न था, अब प्रश्न को बनाने के पीछे मेरा उद्देश्य, ये सारी बातें मैं क्लियर करूंगा। और दूसरी बात ये आ जाती है कि ये लो, पहला प्रश्न, नीचे दी गई उत्तरी अरावली की क्या कर रहा है ये, नीचे दी गई उत्तरी अरावली की चोटियों का क्रम पूछा गया है। और अपने कोई बढ़िया सा रंग, नहीं ये बढ़िया नहीं है, ये भी बढ़िया नहीं है, व्हाइट वाला ही रखते हैं, चलो ठीक है। उत्तरी अरावली की चोटियों को ऊंचाई के अनुसार पूछा गया है। आप पहले राजस्थान अध्ययन किताबें चलती थी कक्षा 9 से 12 तक, उसमें 11-12 की बुक तक भी अपने क्या कि 12वीं की बुक में भौगोलिक स्वरूप दिया हुआ है राजस्थान का। इंडियन ज्योग्राफी के भी मैंने प्रश्न बनाए हैं, वो भी हिंदी ग्रंथ अकादमी प्लस एनसीईआरटी से बनाए हैं, 9वीं में भी शुरू हो जाता है। तो उसमें कुल 5-6 चोटियां दी हुई है ऊंचाई अनुसार, और वहां से ही प्रश्न बन जाता है कि उनको ऊंचाई के अनुसार आपको अवरोही क्रम में पूछा क्या है, एक एक बात को पढ़ा करो, अवरोही क्रम में आपने व्यवस्थित करना था। यानी कि बड़ी चोटी सबसे पहले आएगी, बड़ी बड़ी से छोटी की ओर हमें जाना है। चलिए, इसका उत्तर चूंकि डी लगा हुआ है, आपको दिख भी रहा है कि बी पहले आएगा, यानी कि सिरावासा सबसे ऊंची चोटी है, 651 मीटर है। फिर आता है सी, सी भानगढ़ है जो कि 649 मीटर है। और ए जयगढ़, जयगढ़ 648 मीटर है, यानी कि 48, 49, 51। नाहरगढ़ जो है वो 599 मीटर है। यहां मैंने ये चोटियां इसलिए दी गई हैं कि दक्षिण और मध्य अरावली की चोटियों का एग्जामिनर काफी बार पूछ चुका है, तो उत्तरी अरावली की चोटियों का भी आप शुरू की 7-8 चोटियों का क्रम जरूर याद रखें। तो इसका उत्तर ये हो जाता है, जैसे ये आ गया, आप इसको किसी भी तरह माइंड में कि रघु है एक, वो खेत में बैठा था और खेत में उसको क्या है, लोहा मिल जाता है। रघु खेत में बैठा तो खेत में उसको क्या है, लोहा मिल जाता है। अब उसने कहा कि भाई लोहा मिल गया तो अब अपने क्या करेंगे, बढ़िया भोजन खाएंगे। रघु खेत में बैठा, रघु को खेत में बैठे बैठे लोहा मिल गया, रघु ने कहा कि अब बढ़िया भोजन खाएंगे। रघु खेत
लोहा मिला, भोजन खाएंगे, भोजन खाना तक हो गया, ठीक है। तो भोजन खाने से पहले क्या भैरू बाबा के है ना, भैरू बाबा के जो है दोग मार लेते हैं, भैरू बाबा के जो है वहां पर लोगों को बड़े बड़े वर मिलते हैं, वरदान मिलते हैं। तो क्या सब फिर जो था रघु था, उसको खेत से क्या मिला, लोहा मिला। तो रघु ने कहा बढ़िया अब भोजन खाएंगे। फिर उसको याद आया सबसे पहले क्या करते हैं, भैरू बाबा के क्या करेंगे, चढ़ावा चढ़ाएंगे या उनको प्रसाद वहां पर चढ़ाएंगे, क्योंकि वहां से बड़े वर मिलते हैं, वरदान मिलते हैं बाबा की कृपा से। एक बात ध्यान रखना, कुछ किताबों में ये चोटी दी होती है, ये एक दी होती है, दोनों चोटियां ध्यान रखना। एकेडमिक बुक्स में बाबाई मिलती है, ये सॉरी ये मिलती है बबाई, झुंझुनू वाली। ज्यादातर क्या है कि झुंझुनू वाली चोटी जो चोटी पूछी जाती है, बाबाई जो है वो जयपुर में है 792 मीटर, इनको डिफरेंस सहित, ठीक है। ये कोटपुतली बहर रोड नया जिला में बना, उसमें बिलाली है। तो इस तरह से आपने दिमाग में रखना है कि वो कहता है कि बाबा कि जब वो वर मिल जाएगा तो ठीक है, वर मिल जाएगा बाबा के, भैरू बाबा के प्रसाद चढ़ाएंगे, वहां से वर मिलेगा बाबा का, और फिर लाली आ जाएगी, मनोहर हो जाएगा चेहरा, ठीक है, मन हरा भरा हो जाएगा। तो कैसे करके एक स्टोरी रूप में आप सारे बैर मिट जाएंगे इस तरह से, और जय जयकार होने लग जाएगी। किसी भी तरह आप दिमाग में एक स्टोरी रूप में सेट करके, एक बार आपने ये सेट करना है स्टोरी रूप में। अब जितनी भी बार अगर मेरे से टेस्ट सीरीज ले रहे हो, तो प्रत्येक 4 टेस्ट बाद इसका रिवीजन टेस्ट आ जाएगा। अपनी टेस्ट सीरीज में पेपर से 20 दिन पहले 6 बार रिवीजन करवा दूंगा मैं आपका, और 7 दिनों बाद, हफ्ते का बाद टेस्ट होता है जो 6 दिन बाद, उसमें बामुश्किल 8 एक टॉपिक होते हैं। आप सब्जेक्ट को भी साथ में पढ़ सकते हैं। पढ़ने के तरीके में आप ये रखा करो कि पहले के 3 दिन में एक बार सिलेबस को पढ़ देना, आगे 3 दिन में फिर पढ़ देना, यानी कि टेस्ट में बैठने से पहले, चाहे आप कहीं भी टेस्ट दे रहे हो, 2 बार कम से कम सिलेबस को पढ़ के जाया करो, ऐसे नहीं तरोताजा। और 2 दिन बाद, एक दिन बाद या जो टेस्ट सीरीज होती है उसको मैं बताऊंगा अवॉइड करो, क्योंकि वो इतना नहीं याद। आपकी हफ्ते वाली टेस्ट सीरीज में आप 2 बार चीजों को पढ़ के जाएंगे। तो फिर 4 टेस्ट के बाद जो रिवीजन टेस्ट लगभग सभी रखते हैं, तो वहां फिर आपका दोबारा से दोहराव हो जाएगा। तो अपने 6 बार रिवीजन में 3 तो बड़े हैं पेपर संपूर्ण पाठ्यक्रम के, और 3 बार वैसे रिवीजन करवा दिया जाएगा। तो इस तरह से आपको एक एक प्रश्न पर मैं इस तरह से आपको बता रहा हूं कि आप इस तरह से चीजों को याद रखें। फिर यह प्रश्न पूछा गया था अरावली के संदर्भ में सही नहीं है, चीजें दी गई है। यह राजस्थान के मध्य से कर्णवत दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक लगभग 700 किलोमीटर, आप 692 है तो 700 किलोमीटर हो गई, फैली हुई है। कर्ण जो है ना लंबवत। मध्य अरावली की औसत ऊंचाई 700 मीटर, किंतु घाटियां 550 मीटर है। एकदम एकेडमिक तथ्य है किताब से हूबहू उठाए हुए। उत्तरी अरावली की श्रेणियों में ग्रेनाइट की प्रधानता के साथ साथ देहली और अरावली क्वार्टजाइट की भी प्रधानता है। एक बात का जरूर ध्यान रखें आप कि ये जो विशेषता है, पहली बात तो ये किसकी है, ये दक्षिण अरावली की है। अरावली को ना 2 भागों में बांटा जाता है। पहले जो पार्ट किया जाता है वो देहली और अरावली, ठीक है, इसमें बांटते हैं। दिल्ली जो है अरावली का ही पार्ट है, लेकिन वो बाद में बना, ये पहले का बना हुआ है इस तरह से। तो ये जो बात लिखी गई है कि ग्रेनाइट की प्रधानता के साथ साथ क्वार्टजाइट, तो ये जो दक्षिण अरावली की प्रधानता है। उत्तरी अरावली में क्वार्टजाइट के साथ ग्रेनाइट नहीं है, आगे व्याख्या में आपको फेल्साइट या उसका जिक्र मिल जाएगा। उत्तरी अरावली की औसत ऊंचाई 550 मीटर नहीं है, कितनी है, उत्तरी अरावली की शायद 450 मीटर है ना, व्याख्या में आगे मिल जाएगा। तो ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। प्रश्न पढ़ते समय इनको अच्छे से पढ़ा करो। अब मैं आपके लिए ये नहीं रखूंगा इसका उत्तर बताओ और वक्त जाया नहीं करूंगा, सीधा मेरा मतलब ये है कि आपको इस तरह से तैयार कर देना टेस्ट सीरीज के माध्यम से कि आप खुद पढ़ना सीख जाए, बार बार गलतियां करके। आप कहीं से भी पढ़े, मैं मूल किताबों से टेस्ट लूंगा, आप अपने मटेरियल से पढ़े। अब जाके देखें, कारण क्या है कि हमारे मटेरियल का और एग्जामिनर के मटेरियल का फर्क बहुत होता है। वहां लाइनें अलग तरीके से आती है, पढ़ा हुआ है हमारा, लेकिन हम उसको फेस नहीं कर पाते।
पहले दिन की जो व्याख्या में मैं आपको थोड़ा सा ज्यादा लेक्चर हो सकता है लगेगा, लेकिन व्याख्या जो है सभी टेस्टों की संपूर्ण व्याख्या यूट्यूब पर नहीं होगी। आपको जो जिन्होंने टेस्ट ज्वाइन किया होगा वहां पर पीडीएफ रूप में आपको मिल जाएगी व्याख्या। कुछ एक प्रश्नों की मैं यहाँ पर करवाऊंगा। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं ज्यादातर आपको टॉपिक करवाऊं, न कि ये प्रश्नों की व्याख्या। ये व्याख्या आपको लिख के दे दूंगा। जैसे ये देखो, व्याख्या लिखी हुई है, इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आएगी पढ़ने में। ये सीधा यहां पर लिख दिया गया है कि कथन सी वाली विशेषता दक्षिण अरावली की है। उत्तरी अरावली में क्वार्टजाइट प्लस फिलाइट चट्टाने हैं। कथन डी औसत ऊंचाई 450 मीटर है। यानी कि एक बात गलत क्यों है ये बताया हुआ है, सही वाली तो होगी। तो ये दोनों बातें, तो इस तरह से क्या है कि आपको बार बार पेपर की व्याख्या की वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं। मतलब मैं जैसे बोलता हूं वैसा ही आपको व्याख्या में लिखा हुआ मिलेगा। ये आपकी सुविधा के लिए नया किया गया है। टेस्ट सीरीज बहुत होंगी। मैं अपनी टेस्ट सीरीज की बात करूं तो मेरा प्रयास रहता है कि मैं थोड़ा सा कुछ ना कुछ हटके आपको अलग से चीजें उपलब्ध करवाऊं। और एक समय में अपने यहां पर आपको पता है एक ही टेस्ट सीरीज चलाने को बहुत सारी चला लें, बच्चे नाम से आ भी जाएंगे, पर नहीं, आपके साथ धोखाधड़ी किसी तरह की करनी नहीं है। मुझे पता है, मैं है साथ में, मान लो विकास सर है, तो हम मिलके एक टेस्ट सीरीज ही बना सकते हैं, या कोई और सहयोगी हो सकता है जिसमें विकास सर जो है पोल साइंस किया तो वो पोल साइंस वाला पार्ट बना के दिया करेंगे। पूर्वी मैदानी प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन चुनिए। एक बात और है, सेकंड ग्रेड के 2 टेस्ट सीरीज कंप्लीट की थी, थर्ड ग्रेड की 2 की थी। ये टॉपिक सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड दोनों में है। आपको प्रश्न रिपीट नहीं मिलेगा हर बार, अपने नया प्रश्न ये नहीं। और पीवाईक्यू आए हुए प्रश्नों को तो मतलब ही नहीं है कि पुराने कॉपी पेस्ट कर दिए जाएं। मैं वैसे नहीं कह रहा हूं कि किसी की आलोचना, पर आप दूसरों की टेस्ट सीरीज के बराबर इसको रख के देखें। फीस की बात करें तो भी आपको दूसरों से आधी भी मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें जो हैं अलग है। पूर्वी मैदानी प्रदेश के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन चुनिए। इस प्रदेश में सिंचाई हेतु कुओं का प्रचलन सर्वाधिक है। खनिजों की दृष्टि से यह प्रदेश अत्यंत समृद्ध है। आपने क्या चुनना है? असत्य कथन चुनना है, ठीक है। फिर ये कहता है भरतपुर जिले का जन घनत्व 503 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है। यहां की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है। अब आपके दिमाग में आएगा सर भौतिक प्रदेश दिए हैं, जनगणना वाला प्रश्न तो दिया ही नहीं था। जब एकेडमिक बुक से डेटा उठाते हैं तो वो भौतिक प्रदेश में जनगणना क्षेत्रफल दोनों डालता है एक साथ। तो ये जनघनत्व वाली बात भी ठीक है, क्योंकि जब हम जनघनत्व की बात करते हैं तो मैंने एक ट्रिक से आपको याद करवाया था, जब दो अल्लाह, जयपुर और भरतपुर, ठीक है, और दौसा और अलवर 4 जिले थे, ठीक है। जयपुर के जस्ट बाद 503 इसका था। तो उसमें जो 2 नंबर लाइन थी ना वो गलत है। यानी कि पूर्वी मैदानी प्रदेश को खनिजों का भंडार, वहां पर खनिज बहुत कम पाए जाते हैं। यहां पर व्याख्या में मैंने डाल दिया है, खनिजों की दृष्टि से यह प्रदेश निर्धन है। यहां केवल इमारती पत्थर और सीमित मात्रा में अन्य खनिज मिलते हैं। तो मेरे को ज्यादा अब पेपर में ही मैं समय लगा लेता हूं कि बार बार वो मेहनत नहीं करनी पड़े, अब खुद को अपडेट कर रहे हैं। हाड़ौती प्रदेश के बारे में कौन सा तथ्य सही नहीं है। अब आपकी सुविधा के लिए ये भी है, जो बच्चे दूर दराज के हैं कि सर हमें ऑफलाइन चाहिए, एक तो वो स्टीरियो सेट अपना जो, उसको आप थोड़ा सा प्रयास करें। आपके शहर में मान लो हर जगह ऑफलाइन मैं नहीं उपलब्ध करवा सकता, आपको प्रिंट मिल जाएगा, ऐप से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको 1 हफ्ते बाद ही तो करना होता है, 1 हफ्ते बाद जाएं, इतनी सी मेहनत अपने आसपास से वो प्रिंट, वैसे भी कहीं ऑफलाइन टेस्ट देने जाते हैं तो आपको जाना ही पड़ेगा, प्रिंट निकलवा लाएं और अब उसको बैठ के करें। हाँ, आपके दिमाग में ये हो सकता है घर बैठ के हम सर वो माहौल हम नहीं सही कर पाते। भाई खुद के साथ अगर ईमानदारी नहीं रख पाओगे तो कुछ नहीं किया जा सकता। आप उस प्रश्न पत्र को डाउनलोड करके अब क्या करो, उसको आप हल कर लो, ठीक है। और बाद में आपको वो क्या कि शाम तक पेपर के 4-5 घंटे या शाम तक या अगले दिन मॉर्निंग तक आपको क्या है उसके व्याख्या सहित हल मिल जाएगा। अब अपना मिलान कर लो। व्याख्या अगर उसी पेपर पर लिखनी है तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट टाइम जब प्रिंट निकलवाने जाए पेपर का तो पिछले जो पेपर आपका हुआ है उसकी व्याख्या वाला पार्ट डाउनलोड कर लो। सारे के सारे आपको ऑथेंटिक तथ्य हैं। इस तरह से आपको काम तो करना पड़ेगा। मटेरियल ठीक लगे, जो नए बच्चे देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और नए साथियों के साथ शेयर जरूर कर लेना। ये बेईमानी नहीं करनी कि सर इतना अच्छा मैटर दूसरों को क्यों बताएं। अब हाड़ौती प्रदेश के बारे में कहा है कि इसका विस्तार 24,185 वर्ग किलोमीटर है।
कोटा जिला हाड़ौती का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। यहां मावठ वर्षा गेहूं की फसल के लिए लाभकारी होती है। हाड़ौती के 12 जिले के शाहाबाद में सहरिया जनजाति निवास करती है। क्योंकि ये एक प्रदेश की बात करेगा तो सारी बातें उसमें देगा। अब इसमें सही नहीं है ये देखना था। अब इसका उत्तर ये है, कोटा सबसे बड़ा है, सबसे छोटा कौन सा है? बूंदी है। अब आप यहां देखेंगे कोटा जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है और बूंदी जनसंख्या की हाड़ौती प्रदेश में सबसे कम है। अब थोड़ा सा अलग तरीके से प्रश्न एग्जामिनर बनाने शुरू कर भी देगा कि भौतिक प्रदेश में अगर प्रश्न पूछता है, जनगणना भी टॉपिक है, वो दोनों को मिलाकर इस तरह से प्रश्न पूछ सकता है। और जनगणना ना भी हो तो भौतिक प्रदेश में क्षेत्रफल कितना है, लोग कितने रहते हैं, ये प्रश्न बन जाता है। हाड़ौती के पठार को धरातलीय विविधताओं के आधार पर कितने उप प्रदेशों में विभक्त किया गया है? असल में हाड़ौती का पठार, वो अकादमिक बुक जो मूल किताब की बात कर रहा हूं मैं, तो जो है दक्षिण पूर्वी जो पठार हमारा चौथा प्रदेश है, मैदान के बाद पठारी प्रदेश आता है। मरुस्थल हो गया, अरावली होगी, मैदानी भाग हो गया और पठारी भाग हो गया। उसके ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि इसको हाड़ौती का पठार भी कह सकते हैं। फिर आगे बताया है कि इसके कितने भाग हैं, कुल 5 भाग हैं। चलिए 5 भाग में जब बात करते हैं कौन कौन से, अर्धचंद्राकार पर्वत, अर्धचंद्राकार पर्वत को भी आगे 2 भागों में बांटा जाता है। बूंदी की पहाड़ियां, बूंदी की पहाड़ियों के अलावा इधर मुकंदरा की पहाड़ियां, कौन सी? मुकंदरा की पहाड़ियां। तो इस तरह से 2 भागों में इसको भी आगे बांटा जाता है। फिर इसके बारे में भी विस्तार से, क्योंकि आगे जब रिवीजन टेस्ट आएगा तो मैं पहले ही बता देता हूं कि फिर मैं इनके अंदर से प्रश्न बनाऊंगा। रिवीजन में जो बाहरी रूपरेखा है उसके अंदर या इर्द गिर्द इस तरह से प्रश्न बनेंगे ताकि पूरे टॉपिक को टेस्टों के माध्यम से हम हल कर लें। आपको रिपीट प्रश्न बहुत कम चांस होगा, इक्का दुक्का मिल जाए 100 में से, 100 में से 5-4 मिल गए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बाकी रिपीट नहीं होंगे। अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणियां, इसके आगे 2 भाग हो जाएंगे। नदी निर्मित मैदान, शाहबाद का उच्च स्थल, झालावाड़ का पठार और डग गंगाधर के उच्च क्षेत्र। तो इस तरह से 5 भागों में इसको बांटा जाता है। तो ये भौतिक विभाग में जो 10 प्रश्न बनाए हैं इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि आपको थोड़ा सा सोच समझ के करना पड़े। और प्रश्न सामान्य है, तथ्य बिल्कुल सामान्य है। 2 कथन दिए गए हैं, एक को कथन और दूसरे को कारण। राजस्थान का मरुस्थलीय प्रदेश आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा होने के बावजूद जनसंख्या का विश्व में सर्वाधिक घनत्व वाला मरुस्थल है। मरुस्थलीय प्रदेश की बात की गई है कि चाहे इकोनॉमिक आंकड़े जो हैं उसके अकॉर्डिंग बहुत पिछड़ा है, लेकिन सर्वाधिक जन घनत्व वाला मरुस्थलीय प्रदेश है। दूसरा आंकड़ा कारण आर जो है वो क्या कहता है? कारण आर कहता है कि इस क्षेत्र में नहरों द्वारा सिंचाई के विस्तार ने मरुभूमि के विस्तृत भाग को हरा भरा बना दिया है। अब बातें पूछ रहा है कि कितनी बातें सही हैं। ए और आर दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है। ये बात है, ए और आर दोनों सही है परंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता। तो फिर इसका क्या उत्तर हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा ये, क्योंकि वो कह रहा है कि राजस्थान का मरुस्थल आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा होने के बावजूद यहां जनघनत्व सर्वाधिक है मरुस्थलीय प्रदेश का, अन्य मरुस्थलों की बजाय। दूसरी बात कहता है कि सिंचाई के विस्तार से यहां क्या है? हरा भरा हुआ है भूभाग। अब मरुस्थल में जनघनत्व ज्यादा होने का कारण, एक ही कारण सिर्फ सिंचाई नहीं हो सकता कि अन्य विश्व के मरुस्थलों में राजस्थान वाले में जो है ज्यादा लोग इसलिए हैं क्योंकि यहां सिंचाई की सुविधा है। सिर्फ ये कारण, केवल एक कारण नहीं हो सकता, इसलिए इसकी सही व्याख्या ये नहीं कर रहा। नेक्स्ट प्रश्न यहां दिया हुआ है, सारी बात जो मैंने बोल ली कि दोनों तथ्य सही है। थार का मरुस्थल विश्व के अन्य मरुस्थलों की तुलना में सबसे अधिक जनघनत्व रखता है। नहरों जैसे इंदिरा गांधी ने यहां कृषि और जीवन स्तर सुधारा है, लेकिन केवल नहरें ही उच्च जनघनत्व का एकमात्र कारण नहीं है। यहां की विशिष्ट सांस्कृतिक और सामाजिक परिस्थितियों ने भी इसमें भूमिका निभाई है। तो इस तरह से आपको व्याख्या ये क्लियर कर देती है आंकड़ा। राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? इस प्रदेश का विस्तार 25 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक है। मरुस्थलीय क्षेत्र में घग्गर नदी के तल को मृत नदी कहा जाता है। जैसलमेर जिले का जनघनत्व राजस्थान में सबसे कम है। मरुस्थल में पाई जाने वाली मिट्टी उपजाऊ नहीं है और इसमें कभी सुधार संभव नहीं है। ये आंकड़े। अब पूछा गया है कि असत्य कौन सा है?
ऐसा नहीं है कि मरुस्थल की मिट्टी में सुधार नहीं हो सकता। अगर पानी की बढ़िया व्यवस्था की जाए तो यहां भी अच्छी पैदावार होने लगती है। तो ये डी नंबर वाला ऑप्शन जो है वो असत्य हो जाता है इसमें से। तो ये व्याख्या इसमें दी गई है। अरावली पर्वत श्रेणी के ये तो आपको पीडीएफ उधर मिल जाएगी। मैं थोड़ा सा टेक्निकली बातें बता देता हूं। पर्वत श्रेणी के विस्तार के संबंध में कौन सा तथ्य है सही है? यह दक्षिण पूर्व से उत्तर भले ही लगा है, उत्तर पश्चिम की ओर फैली है, ये गलत हो गया। इसका उद्भव हिमालय के नहीं, हिमालय नवीन है, अरावली प्राचीन है, विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है, बिल्कुल ये बात है। इसकी राजस्थान में लंबाई नहीं है, ये उसकी कुल लंबाई है। अब आप कमेंट बॉक्स में एक कमेंट डाल दें कि राजस्थान में अरावली की लंबाई कितनी है। नेक्स्ट प्रश्न, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश के संबंध में दिए गए 5 कथनों में से 4 ही कथन है, हालांकि आपको क्या करना था, गलत कथन चुनना था। यह क्षेत्र मालवा के पठार का ही विस्तार है, दक्षिण पूर्वी पठार, इसको हाड़ौती का पठार भी कहते हैं, बिल्कुल। यहां मुकंदरा और बूंदी की पहाड़ियां अर्धचंद्राकार रूप में फैली हुई है, तो इनको अर्धचंद्राकार रूप में दिखाया गया है। हाड़ौती के पठार की औसत ऊंचाई समुद्र तल से 500 मीटर है, बिल्कुल ठीक बात है। चंदवाड़ी हाड़ौती पठार का सर्वोच्च शिखर है जो कि 750 लिखा हुआ है, चंदवाड़ी 517 मीटर है। चूंकि हमें वैसे ऊंचाई वाली चोटियां अरावली की याद रह जाती हैं, इधर वाले डिपार्टमेंट में 2-3 चोटियों के नाम आते हैं, उनको अच्छे से आप याद कर लेना। पूर्व के टेस्ट में वैसे मैंने विद्यार्थियों को याद करवाए हुए थे, जो मान लो नहीं जुड़े पहले के, तो उनके लिए फिर हो सकता है, नए बच्चे भी हो सकते हैं, पुरानों को हो सकता है याद हो तथ्य। एक तो चाहे आप कितने ही पुराने हो, दोबारा नए सिरे से तैयारी शुरू करो ना, अपने को शून्य मान लो, एकदम शून्य, फिर शिखर तक जाओगे कि आपको एक एक लाइन को अच्छे से समझते हुए पढ़ना है। दिमाग में एक आपके स्टीरियो सेट हो जाता है कि हाँ ये तो हमने बहुत बार पढ़ा है, भौतिक प्रदेश में क्या ही तो प्रश्न आएगा, ये तो कर ही लेंगे। लेकिन जब ये बच्चे करने बैठे तो उनको दिक्कत आ रही थी। बनास और माही बेसिन का तुलनात्मक पूछा गया है। बनास बेसिन मुख्य रूप से गलत कथन है, जलोढ़ मृदा के जमाव के कारण कृषि के लिए उपयुक्त है। माही बेसिन को स्थानीय भाषा में वागड़ भी कहा जाता है। मालपुरा करौली का मैदान माही बेसिन का उत्तरी पूर्वी भाग है। बनास बेसिन की पश्चिमी सीमा 50 सेमी समवर्षा रेखा द्वारा निर्धारित होती है, ये पूछा गया था। बनास के इस तरफ क्योंकि सेंटर से 50 सेमी है, ये बात ठीक है। अब ये बात गलत है क्योंकि मालपुरा करौली का मैदान जो है वो माही बेसिन का नहीं, बनास बेसिन का भाग है, बनास बेसिन का भाग है, न कि माही बेसिन का भाग। इस बात को आप जरूर ध्यान रखेंगे, ठीक है। मालपुरा करौली का मैदान। ये 10 प्रश्न हो गए राजस्थान वाले पार्ट के, ठीक है। अब देखते हैं, ये देखते हैं, मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी के और संविधान वाले, ज्यादा लंबी क्लास नहीं करूंगा, संविधान वाले करवा दूंगा, इंडियन ज्योग्राफी के करवा दूंगा। आर्ट एंड कल्चर आपने बहुत पढ़ रखा होता है, एक करंट के 2-4 प्रश्न दिखा दूंगा। हिमालय की नदियां अपने निचले मार्गों से विसर्प, गोखुर, झीलें और डेल्टाओं का निर्माण करती है। कथन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जिससे आपको प्रश्न ऐसे करने का तरीका आ जाएगा। कथन कारण के क्या कह रहा है कि हिमालय की नदियां, कथन कारण वाले प्रश्न अलग अलग तरीके से आते हैं। एक ये प्रश्न देखिए आप, जिसमें दोनों कथन सही होते हैं पर व्याख्या सही नहीं। कैसा होता है कि हिमालय की नदियां अपने निचले मार्गों में विसर्प, गोखुर, झीलें और डेल्टाओं का निर्माण करती है। कारण कह रहा है कि हिमालय की नदियां अपनी युवा अवस्था में है और पर्वतों से नीचे उतरते समय तीव्र अपरदन करती है। मूल किताबों का, हिंदी ग्रंथ अकादमी का डेटा है, एनसीईआरटी का डेटा है। दोनों कथन सही हैं, दोनों ही बातें सही हैं। हिमालय की नदियां पहले जो है अपने निचले मार्गों में विसर्प, गोखुर, झीलें और डेल्टाओं का निर्माण करती है। ये बाद की बात है। पहले क्या होता है कि नदियां अपनी युवा अवस्था में जब ऊपर ऊंचाई से नीचे उतरते समय तीव्र अपरदन करती है, वो युवा अवस्था है, जब ऊंचाई से नीचे आती है तीव्र अपरदन करेगी, वो स्पीडली आएगा प्रोग्राम, है ना, स्पीडली आता है पानी। अब उसके बाद की ये स्थिति है, जब मैदान में उतर गई तो उसके बाद आगे जाके नदियां क्या करती हैं, डेल्टाओं का निर्माण, गोखुर झील का निर्माण करती है। यानी कि ये कौन सी अवस्था होगी, ये प्रौढ़ अवस्था होगी नदी की। अब भारत का भूगोल नया नया पढ़ रहे हो तो दिक्कत आ सकती है, पुराना भी पढ़ा हुआ है तो प्रश्न करने में दिक्कत थी। तो दोनों बातें सही है, पर आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा, क्योंकि एक युवावस्था है नदी की, एक प्रौढ़ावस्था है।
कितना टेक्निकली प्रश्न है। तो इस तरह से प्रश्न आपको टेस्ट सीरीज में मिलेंगे और हर टेस्ट को इसी तरह से डिजाइन किया जाएगा। ये व्याख्या में डाला हुआ है कि दोनों कथन सही है। इस तरह से हर प्रश्न की आपको एक ऑथेंटिक व्याख्या भी पीडीएफ में मिल जाएगी। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, एसएस एजुकेशन ऐप को, वहां पर आपको मिल जाएगा। निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? हिमाद्री हिमालय की सबसे उत्तरी श्रृंखला, हिमाचल निम्न हिमालय, शिवालिक हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला, काराकोरम हिमालय श्रेणी का हिस्सा। अब काराकोरम हिमालय श्रेणी का हिस्सा नहीं है, काराकोरम जो है वो ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। तो ऊपर वाले भौतिक विभाग को एक पिछले सेकंड ग्रेड में प्रश्न आया था, 9वीं की बुक में मैप जो दिया हुआ है कि उत्तर से दक्षिण तक वो विंध्यान पर्वत श्रृंखला और दक्षिण वाली और ऐसे दिया हुआ था। तो रिवीजन मोड पे आपको सभी तरह के प्रश्न करवा दूंगा। 6 बार के रिवीजन में मतलब ये है कि एक टॉपिक से 6 तरह के प्रश्न जो बन सकते हैं वो कई बार बन जाएंगे। सूची दी गई है, ये हिमालय दिए गए हैं, पंजाब हिमालय, सतलुज हिमालय, ये तो ये कौन सी नदी की, ये मिलान करने वाला प्रश्न था। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं बस इतना ही बताऊंगा कि ये देख लो, इसका मिलान हुआ है और व्याख्या में बिल्कुल दिया हुआ है कि किसकी लंबाई कितनी है, कौन सी दो नदियों के मध्य है, पहले पंजाब, फिर कुमाऊं, ठीक है, फिर नेपाल हिमालय, फिर असम हिमालय। फिर यहां पर आ जाता है कि इस हिमालय का हिस्सा माउंट एवरेस्ट जैसी चोटियां हैं। फिर आगे ट्रिकली बताया गया है पीके एन ने, पीके ना, वो पीके फिल्म थी, ठीक है, पीके को सारे ही कहते थे भी ना तू ऐसे मत कर, वो ट्रांसफर कर रहा था डाटा, हाथ पकड़ लिया, वहां वो दीवार के पास जहां कहा है कि यहां पेशाब करना मना, वहां कर, तो पीके को ना कहना है। ठीक है, पीके को क्या कहना है? ना। पहले पंजाब, फिर कुमाऊं, फिर नेपाल और फिर असम। पीके को क्या कहेंगे हम? ना कहेंगे। और इधर इसकी ट्रिक दी होगी, ये देखो, सिस्टर और दीदी, सिस्टर को दीदी कहते हैं, सिस दीदी कैसी है? काली है, सिस काली दीदी, सिस काली दीदी। तो सिंधु सतलुज, सिस काली, ये ती और दी है, आप दीदी बोल दो ना, लास्ट में दिहांग है, तो पीके ना, सिस काली दीदी। तो अब इस तरह से आप वो सेटअप लगा लेना कि सिस जो है वो पंजाब हिमालय, पंजाब से सिस्टर आएगी। लो जी, अब लाइट वाले ने अपना काम कर दिया। हाँ जी, लाइट जाके आ गई, फिर कब जाएगी देख लेते हैं, और तब तक अपने करते हैं शुरू। फिर हमारा प्रश्न था, अच्छा, ट्रिक से याद करने का। जहां जहां ट्रिक बनती है वहां वहां मैं क्या है, ट्रिक आपको बताता रहूंगा। ठीक है, वो ट्रिक भी मैंने यहां पर मेंशन की है, यानी कि पीडीएफ आप ऐप पर अगर आपने टेस्ट ले लिया तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, यानी कि ट्रिकली, किसी बच्चों को वीडियो देखना पसंद नहीं होता तो उनके लिए भी ये इलाज किया गया है। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न, बस 25 मिनट और मैं बताऊंगा इसमें। उत्तरी मैदान के संदर्भ में निम्न कथनों पर आपको विचार करने हैं। कल पंजाबी का टेस्ट आया और कुछ एक बच्चों के जिनके सिलेक्शन हुए तो वो बड़े खुश थे, जिनके नहीं हुए उनको मैं यही कहना चाहूंगा, आपका माइनस पॉइंट जीके है। बहुत सारे बच्चों के नंबर मेरिट से ज्यादा हैं पर जीके में रह गए, और उनकी वही फालतू जिद, जीके तो हम कर लेंगे। मैं अपने कंटेंट का, हमारे कंटेंट का इसके लिए ज्यादा कहता हूं क्योंकि हमने एक ही भर्ती परीक्षा पर काम करना होता है। जीके करेंगे तो सिर्फ एक ही, इस पे ही काम करेंगे, कोई और भर्ती परीक्षा पर नहीं। फिर भी आपको ये लगता है कि कोई बड़ा सेंटर है ना जो वहां से काम करे, तो वहां पर फिर आपको कैसा मैटर मिलता है आपको पता ही है, मुझे मेरे मैटर का ध्यान है। उत्तरी मैदान का निर्माण केवल गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा हुआ। बांगर क्षेत्र में, अब एक आपको सिखाया हुआ है, ये मेरा संतू बाबा का मंत्र दिया हुआ है कि जहां केवल आए उसको हटाई देना है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नहीं, सिंधु का भी यहां पर योगदान बन जाता है। बांगर क्षेत्र में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं जिन्हें कंकड़ कहा जाता है। तराई क्षेत्र भाबर के दक्षिण में स्थित एक नम और दलदली क्षेत्र है। खादर पुराने जलोढ़ मिट्टी वाला उच्च भूमि क्षेत्र है। तो ये गलत हो जाएगा, खादर कौन सा है? पुराना नहीं, नवीन है, नवीन है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 2 और 3 सत्य है, 1 और 4 असत्य है। यहां पर ऑप्शन सही बताया हुआ है कि यानी कि आप पीडीएफ पढ़ के अच्छे से कर सकते हैं एक्सप्लेन, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बारे में बताया गया है कि आपको इनका इसके बारे में सत्य बताना है। पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई पश्चिमी घाट से
अधिक है, पश्चिम घाट से पूर्वी घाट की ऊंचाई अधिक है। ये कहता है पश्चिमी घाट सतत है जबकि पूर्वी घाट खंडित है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है और पश्चिमी घाट का विस्तार महानदी घाटी से नीलगिरी तक है। तो सही बात यह है, एक ट्रिक याद रखना आप, पूर्व पीएम ने क्या कर रखा है, पूर्व पीएम ने छोटा सा कटाफटा को कुर्ता पजामा पहन रखा है, ठीक है। पूर्व पीएम छोटा सा कटाफटा सा कपड़े, कटे फटे से कपड़े पहनता था। तो अब पूर्व पीएम जो है, पूर्व से आप याद रखोगे पूर्वी घाट, तो पी का भी पूर्व से याद रह गया। एम से क्या है, महेंद्रगिरी। तो पूर्वी भाग की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है, महेंद्रगिरी है, महेंद्रगिरी है। और इसके लिए अब ये देखो, ये चीजें आपको जब मैं वीडियो बोलूंगा तो ये यहीं पता चलेगी ऐसी। इसीलिए ऑफलाइन बच्चे कुछ दूर दराज से आके, इवन जोधपुर से भी थर्ड ग्रेड वाले में थे। थर्ड ग्रेड वाले पैटर्न की आपको बात बता दूं, लोग चाहे कुछ भी कहें, हाँ बच्चों के साथ जबरदस्ती हुई कि बुरा हुआ कि उसमें टाइम कम था। बाकी आप पिछले टेस्ट उठा के देख लेना, अगर आपको टेलीग्राम में भी मिल जाएंगे, पुराने टेस्ट डाले होंगे। मैंने थर्ड ग्रेड वाले बच्चों को भी कथन कारण और 4-4 5-5 कथन देके ये पूछा हुआ था। उस पेपर का माइनस पॉइंट था कि उसमें समय कम था, इसलिए उसकी मेरिट भी डाउन जाएगी। तो जो पैटर्न है उस पर पहले से ही तैयार। तो जोधपुर से कोई आके यहां रह रहा था, है ना, तो बड़े बड़े सेंटर अपनी कोई विशेष पहचान भी नहीं है, एक विश्वास है। और मुझे ये विश्वास है कि उनका पेपर इतना अच्छा हुआ है कि सीट चाहे कितनी भी है, उनका सिलेक्शन है। पश्चिमी घाट सतत जबकि पूर्वी घाट क्या है, खंडित है। तो ये पूर्वी घाट एक तो छोटा है, इधर वाला, है ना, और पश्चिमी घाट से अधिक है। पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई पश्चिमी घाट से अधिक है, ठीक है। ये बात नहीं, ठीक नहीं। तो पूर्व पीएम जो एक तो कटाफटा है, ये ध्यान रखना है, और महेंद्रगिरी चोटी याद रख लो, ये दो बातें याद रख लो। क्योंकि अनाईमुड़ी जो है ना, ये पूर्वी की नहीं है, ये किसकी है, वैसे तो ये दक्षिण में है, लेकिन हिस्सा कौन से का है, पश्चिमी घाट का है, और ये दक्षिण की सर्वोच्च चोटी है अनाई मुड़ी। ये ध्यान रखना, इसका भी उत्तर है। तो व्याख्या में सारा डाला हुआ है कि अनाई मुड़ी की 2695 मीटर आपको ऊंचाई याद रखनी है। दून फ्री का नंबर था। दून शिवालिक और हिमाचल के बीच लंबवत घाटियां, उनको दून कहा जाता है। ये इसमें एक्सप्लेन किया गया। उत्तरी विशाल मैदान के बारे में कथन आए हैं कि आपको, ये लॉन्ग सा प्रश्न है, तो इसमें एक कथन जो है ये दिए हुए हैं कि राजस्थान के मैदान में भूड, रेतली मिट्टी के ढेर, रेतली मिट्टी के ढेर नहीं है, भूड जो है ये इसका हिस्सा ही नहीं है, ये उत्तर का जो गंगा वाला उत्तरी मैदान है उसका पार्ट है। तो ये कथन तो गलत हो जाता है। पंजाब हरियाणा के मैदान में नदियों के दोआब क्षेत्र से बांगर मिट्टी पाई जाती है। बारिंद का मैदान, इसको मैं इंपोर्टेंट लिख लेता हूं, कहां पर है, गंगा के डेल्टाई क्षेत्र में, पश्चिम बंगाल में बारिंद का मैदान है। असम घाटी में विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंद स्थित है। ये भी बात ठीक है, यानी कि 2 3 4 ये बातें ठीक है, बाकी पहला कथन गलत है। भूड क्या है, मुलायम मिट्टी के अपरदन से बनी कंकरीली मिट्टी है। ऊपरी गंगा के मैदान की विशेषता है, न कि राजस्थान के मैदान की। तो ये सारी चीजें उस तरह से एक्सप्लेन की गई है। चोटियां थी, इनको मिलान करना था, ये तो सीधे फैक्ट होते हैं। तो इस तरह से नंदा देवी कुमाऊं, ठीक है, मां नंदा, मां नंदा, माऊ नंदा, ठीक है। और धोले, नेपाल से धोले धोले लोग आते हैं, इस तरह से याद रख लो। नमचा बरवा जो है असम हिमालय का, ठीक है। असम वाले जो है चमचागिरी बर्दाश्त नहीं करते, कैसे भी करके ऐसे उधर दंगे दराज होते ही रहते हैं। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश की सीमा के आसपास। फिर आ जाता है नेक्स्ट प्रश्न, ये घाट नागा पर्वत पंजाब में, पालघाट दर्रा किन 2 स्थानों को जोड़ता है, ये प्रश्न पूछा गया था कोचिन को कोयम्बटूर से। अब ये दर्रे जो है ना, पहले सबसे पहले थाल आएगा, ठीक है, थाल ऊपरी ऊपर, फिर पाल आएगा, थाल के बाद फिर भोर, सॉरी, थाले चापकिया ने थाल चो सारा कुछ चक के खा लिया, भोर जो ऊर्जा बचा है, थाल के बाद भोर। ये क्रम जरूर याद रखना है घाटों का, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सिनकोट दर्रा। तो ये व्याख्या में देखो अच्छे से दिया हुआ है कि ये सबसे ऊपर में है, ये सबसे दक्षिण में है। और फिर इनकी व्याख्या में इस तरह से भी, ये पूरी व्याख्या आपको पूरी पूरी खुली खुली व्याख्या मिलेगी। हिमालय के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। हिमालय का निर्माण टर्शियरी काल में हुआ था,
इसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में सागर माथा कहते हैं। ये पता नहीं क्यों लगता है, इसको भी बच्चे सही मान लेते हैं, ऑफलाइन वालों ने भी अधिकतर ने इसको माना था। दो कथन सही है। माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में नहीं, ये नाम नेपाल में मिलता है, नेपाल में कहते हैं, तिब्बत में इसको कहते हैं चोमोलुंगमा। और इस तरह से ये करंट के प्रश्न भी आपको जो है एक वो पैटर्न वाले ही मिलते हैं। दिसंबर 2025 में उन्नत खेती समृद्ध किसान राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन कहाँ हुआ था? मेड़ता सिटी नागौर में, सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में, और ये उसकी व्याख्या में दे दिया गया था। फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति अप्रैल 2022 थी पहले, अब 2025 में नई आई। उसमें अगर आपके आसपास कहीं भी आप फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं तो फिल्म की शूटिंग के लिए 3 करोड़ की सब्सिडी है, ठीक है, 3 करोड़ की सब्सिडी उसमें दी जाती है। तो ये देखो, वेब सीरीज के लिए 2 करोड़ है, और टीवी सीरियल आपने कोई नाटक करते ही रहते हो आप लोग पढ़ाई से बचने के लिए, तो उसके लिए आपको 1.5 करोड़ मिल जाएंगे। टीओडी का ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट नीति का मुख्य फोकस क्या था? सार्वजनिक परिवहन केंद्रों के आसपास सघन और मिश्रित विकास करना। ये थोड़ा मैं स्पीडली बता रहा हूं, इसमें सारी व्याख्या दी गई है कि इसको नोड कहा जाएगा 800 मीटर के दायरे में। तो अगर आप ऑनलाइन भी ऐप से टेस्ट लेंगे तो आपको व्याख्या वाले मामले में कोई टेंशन नहीं होगी, आपको व्याख्या साथ में मिल जाएगी, उसी दिन शाम को या सुबह सुबह मिल जाएगी, इतना बस, और ज्यादा दिक्कत आपको नहीं आएगी मेरे ख्याल से। ये प्रश्न कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये दिसंबर 2025 का डेटा दिया गया था, तो करंट के प्रश्न इस तरह से डिजाइन किए गए थे। किस शहर में 2 दिवसीय राष्ट्रीय हैकाथॉन शील्ड कार्यक्रम हुआ? तो ये करंट वाले प्रश्नों को मैं आपको दिखा देता हूं कि इस तरह से थे। साइको का प्रश्न जो है वो टॉपिक जो है शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ वगैरह, तो उसमें तो क्या इतना ज्यादा डेटा रहता नहीं है, इसलिए सामान्य सामान्य प्रश्न ही बनते हैं, तो वो वैसे ही हमने बनाए थे, डिजाइन किए थे। फिर भी उसमें साइको में भी कथन देके पूछे थे कि कितने सही हैं वगैरह वगैरह, इस तरह से थोड़े स्तरीय थे प्रश्न भी, ठीक थे कुल मिला के। और अब पोल साइंस का आ जाता है। पोल साइंस के प्रश्न आप देख लो, विकास सर ने जो बनाए। भारत शासन अधिनियम 1919 से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों की संख्या 1 से बढ़ाकर 3 कर दी। देशी राजाओं पर एक बात का ध्यान रखना, पूर्व के सेकंड ग्रेड के पाठ्यक्रम में संवैधानिक विकास में स्पेशल दिया था 1919 और 35 का। इस बार इंडियन पॉलिटी के टॉपिक काफी ज्यादा ऐड हुए हैं, तो संवैधानिक विकास उसने सारा ऐड कर दिया, 1919 और 35 नहीं है। ठीक है, क्या बताना था? असत्य कथन। देशी राजाओं पर नियंत्रण करने के लिए, नियंत्रण मजबूत करने के लिए इस अधिनियम के तहत नरेश मंडल की स्थापना की गई। नरेंद्र मंडल जो सर्वप्रथम सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली को प्रारंभ किया गया। ये बात गलत है, क्योंकि सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली किसमें? 1909 के अधिनियम में थी, और 1919 में उसको क्या है कि आगे बढ़ा दिया गया था, अन्य जो अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटी हैं उनके लिए बढ़ा दिया गया था। प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की घोषणा की गई। एक बात ध्यान रखना, प्रांतों में द्वैध शासन जो है, प्रांतों में द्वैध, दोहरा शासन का मतलब क्या है? विषय बांट दिए गए थे आरक्षित में और आरक्षित और हस्तांतरित में, आरक्षित और हस्तांतरित में। ठीक है, तो ये एक्सप्लेनेशन में आपको सारा मिल जाएगा। और केंद्र में 1919 में प्रांतों में तो द्वैध शासन हुआ, और केंद्र में क्या हुआ था? द्विसदनीय व्यवस्था। तो ये 2 सदन जो हम पढ़ते हैं, राज्य परिषद, केंद्रीय सभा वाले वो जो पढ़ते हैं, तो वो ठीक है। और परिषद नाम जरूर ध्यान रखना आप। प्रांतों में द्वैध शासन, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था। 1935 में, अब ये किसमें था? 1919 में। और 1935 में क्या आ जाएगा? केंद्र में द्वैध शासन आ जाएगा और प्रांतों में द्विसदनीय, इसका उल्टा आएगा 35 में। और क्या आ जाएगा वहां पर? प्रांतों में द्वैध शासन रद्द कर दिया जाएगा और प्रांतों को क्या है? स्वायत्तता दे दी जाएगी। प्रांतों को स्वायत्तता किसमें दी गई? तो ये प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट रह जाता है। ये सारी व्याख्या इसमें डाली हुई है। सुमेलित करने वाला प्रश्न था, यानी कि एक्ट दिए हुए थे। ये देखो, बॉक्स बना के, सारणी बना के, पता चले ऐसे फीलिंग आरपीएससी वाली पूरी दिलाते हैं हम लोग। रेगुलेटिंग एक्ट और 94 वाला, और ये मिलान करने वाला प्रश्न था। और व्याख्या सारी भरपूर व्याख्या दी गई है इसमें, और पूरी ऑथेंटिक व्याख्या, कोई दिक्कत नहीं है। देश में पहली बार भारत सरकार के किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की गई? अभी हमने देखा
1919 में एक तो केंद्र में 2 सदनों वाली बात होगी, उच्च सदन निम्न सदन वाली, और प्रांतों में दोहरा शासन की विषय बांट दिए गए, जैसे केंद्रीय राज्य सूची और संवर्ती सूची है, वैसे आरक्षित जो है रिजर्व विषय कर दिए, और ट्रांसफर्ड वाले जो हस्तांतरणीय विषय कर दिए। तो ये 1919 के अधिनियम वाला था प्रश्न। यहां राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा प्रांतीय विषय नहीं है विषयों को हस्तांतरित और आरक्षित विषयों में बांटा गया? तो अभी हमने पढ़ा था 1919 का अधिनियम, इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कहते हैं, और 1909 वाले को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा जाता है। इसकी व्याख्या ये देखो, पूरी की पूरी विषयों का जिक्र किया गया है। ठीक है, हस्तांतरित कौन देखता है? गवर्नर और उनके मंत्रियों की सहायता से। आरक्षित कौन देखेंगे? गवर्नर और उसकी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी, वो देखेगी। तो इस तरह से इसकी व्याख्या आपको यहां पर मिल जाती है। 33 के चार्टर के बारे में, कंपनी के व्यापारिक अधिकारों के बारे में ये पूछा गया है। यहां पर एक प्रश्न है कि किस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया? देखिए 1813 के चार्टर में क्या हुआ था कि चाय प्लस चीन के साथ व्यापार, चीनी नहीं है, चीन के साथ व्यापार है, ठीक है, इसको छोड़कर अन्य एकाधिकार 1813 में समाप्त कर दिए थे। यानी कि चाय का बिजनेस रखा था, और चीन के साथ क्योंकि अपने वालों की अफीम की डील बहुत होती थी, यहां से अफीम लेके जाते, वहां से चीन जो चाय लेके आते थे। तो 1813 में तो ये किया गया था। और शिक्षा पर सबसे पहले खर्च 1813 के अधिनियम में कितना? 1 लाख तक था। 33 में क्या किया था? 33 में इसको पूर्णतः समाप्त कर दिया। पूर्णतः समाप्ति की कोई व्यापारिक एकाधिकार नहीं है। इंडिया में ब्रिटेन की तरफ से एक ही कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको एक एकाधिकार मिला हुआ था कि ब्रिटेन की सिर्फ एक ये ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार कर सकती थी, अन्य कोई नहीं। तो ये एकाधिकार उसका समाप्त कर दिया। आगे जाके 1874 में ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया जाएगा, क्योंकि 1858 में कंपनी का शासन भारत में खत्म हो जाएगा, और 58 के बाद में भारत में किसका? ब्रिटेन की महारानी का, ताज का, क्राउन का शासन शुरू हो जाएगा। ये सारी की सारी बातें आपको यहां लिखी हुई मिल जाएगी। ठीक है, 46 नंबर प्रश्न क्या कहता है? हम इस एक्ट के द्वारा ऐसे घातक विषदंत बोल रहे हैं जिसकी फसल बहुत कड़वी होगी। ये 1909 के अधिनियम के संदर्भ में है, मार्ले और मिंटो के बारे में है। जो भारत परिषद अधिनियम था उसको मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। सचिव जो था ना मार्ले, मार्ले भारतीयों के पक्ष में था, भारतीयों के साथ इसका ठीक था माहौल, और ये मिंटो बड़ा ही बेकार आदमी था। तो उसने मिंटो को कहा था कि ये जो सांप्रदायिक आधार पर लोगों को बांट दिया गया है ना, तो ये जो है हमारे लिए विष का काम करेंगे। 58 के अधिनियम के बारे में पूछा गया है। इस समय भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में चला गया, और अधिनियम के तहत बार सचिव के पद का सृजन किया गया। इस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। ये बात गलत है। पूर्णतः समाप्ति कब होगी? 1973 में एक एक्ट बना के 1974 में कंपनी को समाप्त कर दिया जाएगा। आपको लग सकता है कि मैं स्पीडली करा रहा हूं, लेकिन यहां मेरा मकसद जो है वो सिर्फ इतना है कि आपको मैटर दिखा दिया जाए, क्योंकि पहला टेस्ट बिल्कुल निःशुल्क है। एसएस एजुकेशन ऐप, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, एसएस एजुकेशन, ठीक है, इस ऐप का, और इसको आप इंस्टॉल कर लें। वहां पर आपको व्याख्या पूरी मिल ही जाएगी पहले टेस्ट की। अगर आपको ठीक लगे, संतुष्टि हो, तो आप फिर परचेज कर लेना, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है। समय समय पर वहां पर आपको नोट्स वगैरह डाल दिए जाएंगे। कोई अगर फर्स्ट ग्रेड की कोई तैयारी कर रहा हो तो फर्स्ट ग्रेड वाला जो मॉडर्न हिस्ट्री वाला पार्ट, वो एक बुक लगती है, आधुनिक भारत का इतिहास, राम लखन जो है शुक्ल की, हाँ, हिंदी ग्रंथ का, वो मेरे सामने पड़ी है। भारी भरकम बुक है काफी। अगर किसी का ना एसएसटी विषय है, ये देखो किताब राम लखन शुक्ल की, बहुत बड़ी किताब है। हमने हिस्ट्री वाले पार्ट पे, इसमें मैं लगाना भूल गया, वो ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन से, जहां से उर्मिला ताखर मैडम की इको की बुक आ रही है, अपनी बुक भी आ रही है, इतिहास वाला पार्ट। 20 किताबों का डेटा है, यानी कि 13 किताबें तो उसमें है हिंदी ग्रंथ अकादमी की, जिसमें एक बुक ये भी है, दूसरी किताबें वहां मेरी अलमारी में सारी पड़ी हैं। तो मेरे साथ सुमित जी जोशी सर ने भी उसमें हेल्प की है काफी। तो वो जो है
13 किताबें वो और 7 एनसीईआरटी की नई पुरानी मिला के कुल 20 किताबों में से इतिहास की एक बुकलेट तैयार की है। अगर तो आप इतिहास विषय से तैयारी कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड तो भी आपके काम की है। अगर आपका विषय कोई भी है तो जीके वाले पार्ट में उस आदि बुक आपके काम की है, क्योंकि सत्तावन की क्रांति के बाद का सारा फर्स्ट ग्रेड में भी लगता है। तो सत्तावन से पहले वाले जो है 5 और 3 8 टॉपिक आपके नहीं है, आगे वाले जो 6-7 टॉपिक आपके हैं। तो आपका अगर एसएसटी सब्जेक्ट है तो आपके काम की इतनी 20 किताबों का सार किसमें निकाला गया है, अभी उसका मैं रिव्यू करूंगा। अभी बुक का सारणियां वगैरह बॉक्स वगैरह बना के एकेडमिक बुक से वो 225 पेज में बुक तैयार हो गई है सारी की सारी। तो वहां से आपको फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड सभी के लिए वो काम करेगी। तो इस तरह से पोल साइंस के प्रश्न थे। सारे प्रश्नों की व्याख्या में ये देखो व्याख्या देखो कितनी कितनी व्याख्या की गई है। सारे प्रश्नों की व्याख्या करवाऊंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी और भरपूर है। ये देखो कितना टेक्निकली प्रश्न है। भारत शासन अधिनियम 1935 से संबंधित सत्य कथन को पहचानिए। इस अधिनियम के तहत 6 प्रांतों बंबई, बंगाल, पंजाब, मद्रास, असम संयुक्त प्रांत में द्विसदनीय विधानमंडल का गठन किया गया। ये पंजाब नहीं था, उसमें एक तो ए था असम, 3 बी थे बंबई, बंगाल और एक बी और आ जाएगा तो 3 बंबई हो जाएंगे। फिर सी से संयुक्त प्रांत कर सकते हैं और फिर एम से मद्रास कर सकते हैं। 3 1 4 1 5 1 6 ये प्रांत थे, पंजाब नहीं था जहां पर द्विसदनीय व्यवस्था की गई थी। संघीय विधानसभा जो द्विसदनात्मक थी के उच्च सदन का नाम राज्यसभा तथा निम्न सदन का नाम संघीय सभा था। तो राज्यसभा नहीं था, राज्य परिषद था, राज्य परिषद था। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। यहां पर दिया हुआ है देखो 3 बी कौन से हो गए, बंगाल, बंबई और बिहार। ए से असम 3 बी हो जाएंगे और फिर सी से संयुक्त कर लो और एम से मद्रास कर लो। आगे राज्यपाल के बारे में प्रश्न आए हुए थे, ये प्रश्न पूछे गए थे राज्यपाल के बारे में सारे। हाँ ये राष्ट्रपति शासन वाला आसान प्रश्न भी हम डाल लेते हैं कई बार। ये उनके क्रम की बात की गई है कि क्रमानुसार आपको लगाना है। ये राष्ट्रपति शासन था, ये कालक्रमानुसार इनको सेट करना था राज्यपालों को। और फिर ये उसकी व्याख्या आ गई। राज्यपाल का वेतन किस निधि पर भारित होता है, राज्य की संचित निधि पर। और कौन सी शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है परंतु राज्यपाल को नहीं। यहां देखो निम्न कथनों पर विचार कीजिए। संसद विधि द्वारा किसी राज्य के राज्यपाल को निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक नियुक्त कर सकती है। तो ये संसद नहीं करती, पहली बात, क्योंकि राष्ट्रपति ये नियुक्ति करता है, न कि संसद किसी राज्य के राज्यपाल को निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक। तो ये संसद नहीं करती है, राष्ट्रपति। तो पहला कथन गलत हो जाएगा। यदि किसी राज्य के राज्यपाल को निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त किया जाता है तो वह ऐसे प्रशासक के रूप में अपने कार्यों का निर्वहन अपनी मंत्रिपरिषद से स्वतंत्र रहकर करेगा। दूसरा कथन ठीक है, मंत्रिपरिषद का कोई सैद्धांतिक तो कोई दबाव है ही नहीं उस पर, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का व्यक्ति है। तो ये थोड़ा थोड़ा इसका आपको जलवा दिखा देते हैं। वहां पर फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐप को इंस्टॉल करने में थोड़ा स्पेस लगेगा और टेस्ट देके देखो, क्योंकि सारा करवा दूंगा फिर आप टेस्ट दोगे नहीं। तो फ्री है, वहां आपका कोई चार्ज तो लगना नहीं है। फिर भी आपका कोई भी टेस्ट को लेकर, इन चीजों को लेकर आपको लगे कि सर ये विश्व इतिहास के प्रश्न आ गए, कि ये देखो विश्व इतिहास में भी ऐसे पोटवार पठार वाला, एल्ब्रुस वाला, ये लो सारे तरह के, ये बाबा जी की बातें देखना। एक बाबा जी वाला खतरनाक प्रश्न, ये देखो बच्चों को समझने में दिक्कत हुई। ये क्या था, निम्न में से असंगत युग्म पहचानिए लोक देवता की माता के बारे में। रामदेव जी, नैतल दे, तेजा जी, राजकंवर, वीर बिग्गा, सुल्तानी, मल्लीनाथ जी, ज्ञानी दे। तो अब ये नैतल दे नहीं है, रामदेव जी की माता का नाम क्या था, मैणा दे। तो ये काफी बच्चों को कंफ्यूज इस तरह से, क्योंकि लगता है कि नैतल दे का संबंध रामदेव जी से है ही, इसमें क्या तो है। तो 80 प्रश्न थे ये मंदिरों के बारे में। और व्याख्या का तो कहना ही क्या, 10वीं की बुक और हिंदी ग्रंथ का आदमी से व्याख्या। गोगा जी का जन्म गोगामेडी में हुआ, गोगा जी की समाधि ददेरवा में है। दोनों कथन गलत है, क्योंकि जन्म ददेरवा में हुआ जिसको शीर्षमेडी कहते हैं, और समाधि गोगामेडी में है जिसको धुरमेडी कहते हैं। ददरेवा शीर्ष, दादा शीर्ष स्तंभ होते हैं परिवार के,
तो इस तरह से ये प्रश्न दिए हुए थे, आप देख सकते हैं। सभ्यताओं वाले में तो मैं वैसे ही तसल्ली करवा देता हूं, पहले 4-5 सभ्यताएं थी और अब आपको सारी सभ्यताएं पढ़ने को मिलेगी। कुल मिला के आप अपने स्कोर को, अपनी तैयारी को चेक करने के लिए ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे। वहां पर पहला फ्री है, आगे ज्वाइन करो ना करो कहीं भी करो, तो आप इस तरह से पढ़ना। आपको अगर इस तरह से टेस्ट सीरीज मिल रही है, कहीं भी ज्वाइन कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप यहां आए तो आपका वेलकम है। ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहें, ऑनलाइन करें तो यहां है ही। डेटा आपको समय समय पर टेलीग्राम का लिंक है, तो आप ज्वाइन कर लेना। ठीक लगे अपना मटेरियल विद्यार्थी हित में अपने द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं अपनी टीम के द्वारा, वो ठीक लगे तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लें और विद्यार्थी हित में से शेयर भी कर देना। बुक का रिव्यू अभी इको वाली का और इसका मैं अभी कर दूंगा, तो आप उसको देख लेना। ठीक है, मिलते हैं नई क्लास नए टेस्ट के साथ। टेस्ट का शेड्यूल जारी कर दिया गया है, 15 तारीख को होगा, संडे टू संडे टेस्ट रहेगा। ठीक है, तो जो भी बच्चे यहाँ गंगानगर तक के बच्चे तो डेली वहां आ ही जाते हैं, अप डाउन कर लेते हैं, क्योंकि 11 बजे टेस्ट होता है, 11 तक आराम से पहुंच सकते हैं ऑफलाइन अगर आपको ज्वाइन करना हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।